India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं जायरा। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट के कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। एहतियातन हिरासत के नाम पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बलि नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की हिरासत का आदेश किया निरस्त। तेलंगाना सरकार और हाई कोर्ट का फैसला रद्द। कहा, तेलंगाना सरकार बेरहमी से एहतियातन हिरासत का कर रहा है इस्तेमाल। व्यापम विसल ब्लोअर आनंद राय को फिलहाल राहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जांच पूरी होने के बाद ही चार्जशीट को चुनौती संभव। असम में एनआरसी की अंतिम लिस्ट में जगह पाने वाले लोगों को आधार कार्ड जारी करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार, असम सरकार और यूआईडीएआई को नोटिस जारी। दिल्ली देहरादून इकोनॉमी कॉरिडोर की सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। केंद्र ने कहा, स्वतंत्र जांच कमेटी के गठन पर आपत्ति नहीं। India Legal presents Courts Roundup. चलिए शुरुआत कर लेते हैं कोर्ट्स राउंडअप की। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार के एक नजरबंदी आदेश को खारिज करते हुए कहा, सार्वजनिक व्यवस्था कायम रखने के लिए नजरबंदी के नाम पर किसी आरोपी की व्यक्तिगत आजादी को बलिदान पर नहीं चढ़ा सकते। तेलंगाना सरकार ने नौकरी तलाश रहे हजारों लोगों को चूना लगाने के मामले में 19 मई 2021 को आरोपी की नजरबंदी का आदेश जारी किया था। इस टिप्पणी के साथ ही पीठ ने हाईकोर्ट के 25 जनवरी को आए फैसले को भी रद्द कर दिया, जिसमें आरोपी को नजरबंदी से राहत देने से इनकार किया गया था। साथ ही 19 मई 2021 को आया प्रदेश सरकार का नजरबंदी आदेश भी खारिज किया जाता है। पीठ ने कहा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई चल रही है या उसे नजरबंद करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तेलंगाना सरकार बेरहमी से एहतियातन हिरासत का इस्तेमाल कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने निजी स्वतंत्रता के नाम पर हिरासत पर सख्त रुख इख्तियार किया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एहतियातन हिरासत के नाम पर केवल इसलिए किसी आरोपी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बलि नहीं दी जा सकती कि वे आपराधिक कार्रवाई का सामना कर रहा है। अदालत ने नौकरी दिलाने के नाम पर सैकड़ों लोगों को ठगने के आरोपी की हिरासत के तेलंगाना सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया। अदालत ने कहा कि केवल कानून और व्यवस्था के उल्लंघन की आशंका सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने के मानक को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने स्वीकार किया कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति के खिलाफ आरोपों की प्रकृति गंभीर है, लेकिन हिरासत आदेश तेलंगाना अधिनियम 1986 के तहत बिना उचित विचार के पारित किया गया। पीठ ने कहा, हम अपील को स्वीकार करते हैं और हाई कोर्ट के 25 जनवरी 2022 के आक्षेपित फैसले को रद्द करते हैं। 19 मई 2021 को बंदी के खिलाफ पारित किए गए हिरासत आदेश को रद्द किया जाएगा। हिरासत के आदेश को हाई कोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसने 25 जनवरी 2022 को याचिका खारिज कर दी थी। पीठ ने अपने हालिया आदेश में कहा कि बंदी के खिलाफ आरोपों की प्रकृति गंभीर है। हालांकि केवल इस आधार पर एहतियातन हिरासत के नाम पर किसी आरोपी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बलि नहीं दी जा सकती है कि व्यक्ति आपराधिक कार्रवाई का सामना कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 22 को विशेष रूप में शामिल किया गया और संविधान सभा में इस पर व्यापक चर्चा हुई, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि हिरासत में रखने की शक्तियां प्रशासन के लिए मनमानी न हो जाएं। पीठ ने कहा कि नागरिक की स्वतंत्रता को राज्य की सुस्ती और उनकी देरी की वजह से बलि नहीं चढ़ाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीते 5 सालों में तेलंगाना अधिनियम 1986 के तहत जारी 5 हिरासत आदेशों को रद्द किया गया है।
पीठ ने कहा कि तेलंगाना अधिनियम 1986 के तहत बीते एक साल में तेलंगाना हाई कोर्ट ने 10 हिरासत आदेशों को खारिज किया है। अपीलकर्ता मल्लादा के श्रीराम के भाई हैदराबाद के बंजारा हिल्स के मेसर्स एक्सोरा कॉर्पोरेट सर्विसेज कंपनी में एक कर्मचारी के रूप में काम करते थे। उन पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा था। आरोपी को दर्ज मामले में जमानत मिलने के बाद 19 मई 2021 को तेलंगाना अधिनियम 1986 की धारा 3(2) के प्रावधानों के तहत उसे हिरासत में लेने का आदेश पारित किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट। व्यापम घोटाले के विसल ब्लोअर डॉक्टर आनंद रॉय के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आनंद रॉय को जांच पूरी होने के बाद कानून के मुताबिक चार्जशीट को चुनौती देने की आजादी दी। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तार होने के बाद आनंद रॉय को भी जमानत मिल गई है, तो इस याचिका में गिरफ्तारी से सुरक्षा कैसे दी जाए। कोर्ट ने सुनवाई बंद कर दी, लेकिन मामले में अहम टिप्पणी की। सुनवाई की शुरुआत में ही जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि ये गिरफ्तारी का मामला नहीं है। अगर फेसबुक पोस्ट में R को A लिखा जाता है तो इसमें क्या हानिकारक है। दरअसल व्यापम घोटाले के विसल ब्लोअर डॉक्टर आनंद राय ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राय के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने और एक फेसबुक पोस्ट से संबंधित मामले में दिए गए अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया था। व्यापम घोटाले के विसल ब्लोअर डॉक्टर आनंद राय को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। डॉक्टर आनंद राय की मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई बंद करते हुए याचिका का निस्तारण कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आनंद राय को जांच पूरी होने के बाद ही कानून के मौजूदा नियम के मुताबिक चार्जशीट को चुनौती दे सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि आनंद राय गिरफ्तार होने के बाद जमानत भी पा चुके हैं। अब उन्हें गिरफ्तारी से संरक्षण कैसे दिया जाए। दूसरी तरफ राय के सोशल मीडिया पोस्ट पर मानहानि के आरोप वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे पक्षकार से पूछा कि आखिर आपको पोस्ट के किस हिस्से पर आपत्ति है, मानहानि कैसे हुई। इस पर राय के वकील पटवालिया ने कहा कि राय के पोस्ट में वर्तनी में हेरफेर कर उनके नाम का मजाक उड़ाया गया है। उनका नाम मरकम है, जबकि राय ने अपने पोस्ट में इसे मटकम लिखा है। व्यापक घोटाले के विसल ब्लोअर डॉक्टर आनंद राय ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था जिसमें उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने से इनकार किया गया था और एक फेसबुक पोस्ट से जुड़े मामले में उन्हें दी गई सुरक्षा के अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया गया था। वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा ने शुक्रवार को CJI रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ को सूचित किया कि गुरुवार को पूरी पुलिस फोर्स दिल्ली आई और राय को रात में गिरफ्तार करके मध्य प्रदेश ले गई। उन्होंने कहा कि पुलिस के सामने पेश होने के नोटिस के बिना गिरफ्तारी की गई। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि वो मध्य प्रदेश राज्य में प्रवेश परीक्षाओं और भर्तियों में कथित कदाचार से संबंधित कुख्यात व्यापम घोटाले के विसल ब्लोअर हैं, इसलिए राज्य को उनके खिलाफ कुल्हाड़ी मारना पड़ा है। वर्तमान मामला एक प्राथमिकी से उत्पन्न हुआ है जो एक फेसबुक पोस्ट के आधार पर दर्ज की गई थी। राय के अनुसार फेसबुक पोस्ट के अवलोकन से पता चलता है कि उक्त पोस्ट के माध्यम से उसने केवल ये सवाल किया था कि उक्त परीक्षा के उत्तर मरकाम के मोबाइल फोन पर कैसे लीक हो गई थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि उच्च न्यायालय का ये निष्कर्ष की शिकायत के साथ साथ उसके खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी को प्रथम दृष्टया एक संज्ञेय मामला बनाता है, जिसके लिए मामले में जांच की आवश्यकता है, गलत है। राय के अनुसार मामला एक व्यक्ति की कथित मानहानि का मामला है। ब्यूरो रिपोर्ट APN। वहीं असम में NRC की अंतिम लिस्ट में जगह पाने वाले लोगों को आधार कार्ड जारी करने की मांग वाले मामले पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और UIDAI को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले पर सांसद सुष्मिता देव का कहना है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं होता है। उन्होंने कहा कि 182 दिनों के लिए देश में रहने वाला व्यक्ति भी आधार के नामांकन के लिए पात्र हो जाता है। इसलिए असम में जिन लोगों के नाम NRC की अंतिम सूची में हैं, उन लोगों को आधार कार्ड दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, असम सरकार और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण या UIDAI को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि क्या असम की अंतिम पूरक NRC लिस्ट में आए लोगों का आधार कार्ड बनाया जा सकता है या नहीं। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव की याचिका पर कोर्ट ने तीनों पक्षों को नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया है कि अदालत नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स या
एनआरसी की अंतिम पूरक सूची में शामिल व्यक्तियों को आधार कार्ड जारी करने का आदेश जारी करे। जस्टिस यू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस PS नरसिम्हा की खंडपीठ ने इस मामले पर नोटिस जारी किया है। देव ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि लगभग 21 लाख लोग जिनके नाम 31 अगस्त 2019 की अंतिम पूरक सूची के माध्यम से एनआरसी में शामिल किए गए थे, उन्हें इस तथ्य के कारण आधार नंबर प्रदान नहीं किया जा रहा है। केंद्र ने एनआरसी बायोमेट्रिक डेटा को रोक लिया है और दावों और आपत्तियों के निपटान के उद्देश्य तौर तरीकों का हवाला देते हुए केंद्र ने इसे होल्ड किया है। नतीजन ये लोग आधार के माध्यम से उपलब्ध लाभों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि आधार नंबर प्राप्त करने में सक्षम नहीं होने से लगभग 20 लाख लोग संकट में पड़ गए हैं, क्योंकि वो राज्य द्वारा स्वीकृत योजनाओं, सब्सिडी और लाभों का उपयोग नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि इसके लिए आधार व्यवस्था के तहत अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता होती है। याचिका में कहा गया है कि आधार न होने की वजह से शिक्षा की पहुंच, नौकरियों के लिए आवेदन, पैन कार्ड के लिए आवेदन, राशन कार्ड, बैंक खाते खोलने आदि में लोगों को बड़ा नुकसान हो रहा है और इसलिए ऐसे लोगों की आजीविका का अधिकार, भोजन का अधिकार या स्वतंत्रता, चाहे वो आर्थिक हो या राजनीतिक, आत्मनिर्णय और स्वायत्ता सभी प्रभावित हो रही हैं। याचिका में कहा गया है कि इस प्रकार ऐसे व्यक्ति को आधार से वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत निर्धारित समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है कि राज्य की कार्रवाई उन लोगों के साथ एक वर्ग के भीतर एक वर्ग बनाती है जिनके नाम पूरक सूची में दर्ज किए गए हैं, जो पहली एनआरसी सूची में पंजीकृत व्यक्ति से अलग है। दरअसल टीएमसी की राज्यसभा सदस्य सुष्मिता देव ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर असम एनआरसी 2019 की अंतिम लिस्ट में जगह पाने वाले लोगों को आधार कार्ड जारी करने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की है। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के इकोनॉमी कॉरिडोर के विस्तार को चुनौती देने के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। कोर्ट ने प्रोजेक्ट में आ रहे पेड़ों की कटाई और उनसे होने वाले नुकसान को रोकने के लिए स्वतंत्र जांच समिति का गठन के निर्देश दिए। वहीं केंद्र सरकार की ओर से दी गई दलील में बताया गया है कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के दौरान पेड़ों की कटाई से पर्यावरण को हानि न पहुंचे, इसके लिए विशेषज्ञों की एक स्वतंत्र जांच समिति बनाए जाने से कोई आपत्ति नहीं है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हमने ये स्पष्ट किया कि हम एनजीटी के द्वारा बनाई गई कमेटी को बदलाव और न ही कमेटी की स्वतंत्रता के मुद्दे पर हैं। इस पर अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल का कहना था कि एनजीटी ने भी कहा है कि कोई भी सदस्य चाहे तो बनाई गई हाई पावर कमेटी के पास जा सकता है। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि जो 3 नाम दिए गए हैं उनमें से एक वन्य जीव रिपोर्ट तैयार की है, जबकि 2 अन्य केंद्र द्वारा ही नियुक्त किए गए हैं। आप इन नामों पर विचार कर लें। कोर्ट अब इस मामले पर 19 अप्रैल को सुनवाई करेगा। दरअसल एनजीओ ने दिल्ली से देहरादून तक राष्ट्रीय राजमार्ग 72 के सुधार और विस्तार के लिए राजमार्ग के एक हिस्से के लिए गैर वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के उपयोग, चौड़ीकरण और एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण के लिए वन मंजूरी और वन्य जीव मंजूरी को चुनौती देते हुए पेड़ों की कटाई का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया। एनजीओ सिटीजन फॉर ग्रीन दून ने देहरादून और दिल्ली के बीच NH-72A के एक हिस्से में गैर वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के डायवर्जन और चौड़ीकरण और एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई की वैधता का मुद्दा बनाया था। इसके लिए एनजीटी के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा परियोजना के लिए दी गई वन मंजूरी की वैधता को बरकरार रखा गया था। कुतुब मीनार परिसर में बनी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद परिसर में रखी हुई देवी देवताओं की मूर्ति को परिसर में उचित स्थान पर रखने की मांग करते हुए दिल्ली की साकेत कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। साकेत कोर्ट इस मामले पर बुधवार 13 अप्रैल को सुनवाई करेगा। देवी देवताओं की ओर से वकील हरिशंकर जैन ने साकेत कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद परिसर में भगवान गणेश की 2 मूर्तियां नीचे पड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से करोड़ों लोगों की आस्था, धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। याचिका में मांग की गई है कि भगवान गणेश की मूर्तियों को लेकर नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी द्वारा ASI को दिए गए सुझाव के मुताबिक नेशनल म्यूजियम में रखने की बजाय परिसर में ही उचित स्थान पर रखा जाना चाहिए। इस मामले में पहले भी याचिका दाखिल कर जैन तीर्थंकर ऋषभ देव और भगवान विष्णु, भगवान गणेश, भगवान शिव, देवी गौरी, भगवान सूर्य और हनुमान जी समेत 27 मंदिरों के अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां मौजूद हैं, जिन पर पूजा करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। इसके लिए साकेत कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और उस याचिका पर भी कोर्ट सुनवाई कर रहा है।
आधुनिक इंडिया में हिंदू समाज की, बहुसंख्यक समाज की मांग है कि ये जगह एक नेशनल शेम का विषय बन रही है। आज कोई भी अगर कुतुब मीनार परिसर में जाएगा तो देखेगा हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां खंडित तरीके से वहां पड़ी हुई हैं। गणेश जी की मूर्तियां उल्टे तरीके से जमीन पर रखी हुई हैं। एक गणेश जी की मूर्ति एक पिंजड़े में बंद है। तो हमारी ये मांग है, नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी ने भी रिसेंटली एक लेटर लिखा है एएसआई को, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि उन मूर्तियों को वहाँ से हटाया जाए। तो उस पर हमारी मांग है कि उन मूर्तियों को वहाँ से ना हटाया जाए, उसी परिसर में एक सम्मानित और यथोचित स्थान पर रखा जाए। और इसके लिए हमने साकेत कोर्ट में 3 केसेस भी फाइल कर रखे हैं, जिसमें हमने कहा है कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के अंदर जो खंडित मूर्तियाँ हैं और जो परिसर है वो पूरा वो एक हिंदू मंदिर का है। वहीं पटना हाईकोर्ट ने मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के दौरान कई व्यक्तियों की आंख की रोशनी चले जाने के मामले में मुजफ्फरपुर के सीनियर एसपी को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने कहा कि हम मुजफ्फरपुर के सीनियर एसपी को ये सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं कि जांच तेज हो और जल्द से जल्द पूरी हो। इसके साथ ही वह अगली तारीख से पहले नवीनतम स्थिति का उल्लेख करते हुए अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करें। कोर्ट ने साथ ही कहा कि मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में प्रबंधन को भी जवाब दाखिल करने का कोर्ट ने निर्देश दिया। यह जनहित याचिका एक मुकेश कुमार ने दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आई हॉस्पिटल के प्रबंधन और राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा बरती गई अनियमितता और गैर कानूनी कार्यों की वजह से कई व्यक्तियों की आंखों की रोशनी चली गई। कोर्ट के समक्ष वकील याचिकाकर्ता के वकील वीके सिंह ने प्रस्तुत की इस मामले में दर्ज प्राथमिकी पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इस याचिका में कोर्ट से हाई लेवल कमेटी की जांच कराने के निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में आगे ये भी कहा गया है कि जिम्मेदार अधिकारियों और अस्पताल प्रबंधन के विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की लापरवाही की वजह से सैकड़ों लोगों को अपनी आंखों की रोशनी खोनी पड़ी। कोर्ट ने कहा कि हमारा ये भी विचार है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार को विशेषज्ञों की एक नई समिति का गठन करना चाहिए। बेंच ने इस कमेटी को 2 सप्ताह में गठित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि हम ये भी देखते हैं कि राज्य सरकार ने उन व्यक्तियों को मॉनिटरी रूप से मुआवजा दिया है जो मोतियाबिंद ऑपरेशन करने में प्रतिवादी अस्पताल की ओर से कथित लापरवाही के कारण पीड़ित हैं। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट मुस्लिम समुदाय के रिकॉर्ड में जाति का उल्लेख नहीं करने के संबंध में कानून स्थिति की जांच करेगा। अदालत सांगली की जाति जांच समिति द्वारा याचिकाकर्ता जवेरिया शेख के पक्ष में विमुक्त जाति के मुस्लिम नायकवाड़ी के जाति वैधता प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार करने के आदेश को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। शेख द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता के स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र में जाति का उल्लेख मुस्लिम नायकवाड़ी और के रूप में नहीं किया गया था, क्योंकि मुस्लिम समुदाय में उपजाति का उल्लेख करने की प्रथा नहीं थी। जस्टिस एसबी शुक्रे और जीए सनप की एक बेंच को सूचित किया गया था कि बॉम्बे कोर्ट द्वारा दिए गए कई फैसलों में एक सुसंगत दृष्टिकोण लिया गया था कि मुस्लिम समुदाय के बीच उनके रिकॉर्ड में जाति का उल्लेख करने की कोई प्रथा नहीं है। बेंच ने कहा, हम इस बिंदु पर कानून की जांच करना चाहते हैं और इसीलिए हम दोनों पक्षों में इस सवाल पर अदालत की सहायता करने का अनुरोध करते हैं। याचिका में कहा गया कि विमुक्त जाति का दर्जा मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों को उनके पारंपरिक व्यवसाय के आधार पर दिया जाता है। ये कहा गया था कि जाति व्यवस्था धर्म में मौजूद नहीं है और जाति जांच समिति को उक्त तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए था, क्योंकि मुस्लिम समुदाय द्वारा रिकॉर्ड पर कोई जाति का उल्लेख नहीं किया गया है। मुस्लिम धर्म में उपजातियों को व्यवसाय के आधार पर विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। हालांकि शेख या उसके पूर्वजों के राजस्व रिकॉर्ड में उनकी जाति को मुस्लिम के रूप में दर्ज नहीं किया गया था। याचिका में कहा गया है कि विमुक्त जाति के तहत इंजीनियरिंग की डिग्री कोर्स के 2य वर्ष में सीधे प्रवेश के लिए शेख के प्रवेश पर विचार करने के लिए जाति प्रमाण पत्र महत्वपूर्ण था। संबंधित अभिलेखों और कार्यवाही को रद्द करने के आदेश के साथ शेख ने जाति जांच समिति को जाति वैधता प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश भी मांगे। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि कर्मचारी का पिछला कदाचार एक बड़ा जुर्माना लगाने के कारण नहीं हो सकता है। जस्टिस सी सरवन की पीठ भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के पूर्व निदेशक डॉक्टर पी विजयन द्वारा भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें उन्हें सेवाओं से बर्खास्त कर दिया गया था और 22,65,469 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। अदालत ने माना कि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का आचरण शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी नियम के तहत विजयन को निलंबित करने या अध्याय 8 के प्रावधानों के तहत जुर्माना लगाने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए ऐसा निलंबन और जुर्माना बरकरार रखने योग्य नहीं है।
विजयन पूर्व में राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान में कार्यरत थे। बाद में उन्हें राष्ट्रीय समुद्री अकादमी का निदेशक नियुक्त किया गया। 2008 में जब राष्ट्रीय समुद्री अकादमी का भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय में विलय हो गया, विजयन को 3 साल में कार्यकाल के लिए IMU के पहले कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया। 3 वर्ष की समाप्ति के बाद उन्हें भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया। इस बीच सीबीआई ने 2011 में विजयन के खिलाफ उनकी आय से अधिक संपत्ति रखने के लिए प्राथमिकी भी दर्ज की थी। 2014 में IMU के रजिस्ट्रार ने कारण बताओ नोटिस जारी किया कि कैसे विजयन कुलपति के कार्यालय को दी जाने वाली सुविधाओं का आनंद लेने के हकदार हैं, जिसका उचित उत्तर दिया गया था। अदालत ने माना कि विजयन की प्रथम कुलपति के रूप में नियुक्ति अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित कर्मचारी के रूप में नहीं थी। अदालत ने इस प्रकार देखा, एक निदेशक विश्वविद्यालय का एक अनुमोदित अधिकारी होता है। यदि विजयन भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के कैंपस निदेशक के रूप में नियुक्त होने पर कुलपति के रूप में कार्यकाल के अंत में अतिरिक्त भत्तों के हकदार नहीं थे, तो विजयन से ऐसी सुविधा वापस लेने के लिए भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के लिए क्यों खुला है। और इसी के साथ कोर्ट्स राउंडअप में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.